परिचय। चंद्र गहना से लौटती बेट हमारे पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 1 से ली गई है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आंख का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उनके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। कविता। देखा आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत पर मैं बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं। ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियां। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चूंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। औ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रिवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टे 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 सुन पड़ता है। वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती है। हरे खेत में
सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। कविता व्याख्या। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें कवि ने प्रकृति के स्वयंवर का रूपक रचा है। विवाह के उस वातावरण में चना गुलाबी पगड़ी बांधे खड़ा है और पीले हाथ किए सरसों मानो नववधू के रूप में विवाह मंडप में पधार रही है। अलसी की अल्हड़ता तो मुग्ध कर देने वाली है। वायु के हल्के झोंकों से प्रकृति का प्रत्येक उपकरण धीरे धीरे हिल रहा है, मानो प्रकृति का प्रेम भरा आंचल लहरा रहा हो। रात के समय इस खेत में बैठे हुए दूर दूर तक कोई प्राणी नहीं दिखाई देता। इस शांत वातावरण में प्रकृति अत्यंत मोहक, आकर्षक प्रतीत होती है। इसके विपरीत नगरों में रात हो या दिन, हर समय हलचल दिखाई देती है। नगर शायद कभी सोता नहीं। यहाँ सारे संबंध मतलब के हैं। बिना मतलब के कोई किसी को पहचानता ही नहीं। किसी के सुख दुख में काम आना तो बहुत दूर की बात है। कवि को सादगी और आत्मीयता भरा जीवन पसंद है, इसलिए गांव के शांत वातावरण में प्रेम की भूमि अधिक उर्वरा प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ प्रेम स्वार्थ पर टिका हुआ नहीं है। कवि ने पास ही के एक पोखर का वर्णन किया है, जिसके ठहरे जल में हवा से छोटी छोटी लहरें उत्पन्न होती हैं। उसकी स्थिर जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो नेत्रों को चकाचौंध कर देता है। उस पोखर के किनारे पड़े छोटे बड़े पत्थर न जाने कब से वहाँ पड़े हैं, मानो इतने समय से वे अपनी प्यास बुझाने का यत्न कर रहे हों और प्यास बुझ ही न रही हो। उसी पोखर में ध्यान मग्न होने का आडंबर करता बगुला एक टांग पर योगी की तरह खड़ा है, किंतु अपने शिकार मछली को देखते ही वो उस पर झपट पड़ता है और उसका वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। पोखर के ऊपर एक चालाक चिड़िया उड़ रही है, जिसके पंख तो सफेद हैं, पर मन कपटी काला है। उसे भी जहाँ कहीं अपनी शिकार मछली दिखाई देती है, उसका कपट प्रकट हो जाता है। उस पोखर के पास ही भूमि थोड़ी ऊंची हो गई है, जहाँ रेल की पटरियां बिछी हैं, जो गांव को शहरों से जोड़ती हैं, किंतु कवि उसमें बैठकर कहीं नहीं जाना चाहता। अपने उस गांव में प्रकृति के रमणीक दृश्यों के बीच स्वच्छंद विचरण करना चाहता है। इन पंक्तियों में कवि ने चित्रकूट के जिस प्राकृतिक अंचल का वर्णन किया है, वहाँ की दूर तक फैली पहाड़ियाँ चौड़ी हैं, किंतु कम ऊंची हैं। भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है। उस भूमि पर कांटेदार कुरूप वृक्ष हैं, किंतु बीच बीच में तोते और सारस का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है और पथरीली भूमि तथा कुरूप कांटेदार वृक्ष वाली वह वनस्थली आह्लाद से भर उठती है। तात्पर्य यह है कि गांव के जीवन में शहरों जैसी चमक दमक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कठिनाइयां और अभाव है, किंतु उनका सादा रहन सहन, प्रेम और आत्मीयता भरा हृदय और निस्वार्थ कार्यकलाप उस चमक दमक भरे जीवन से श्रेयस्कर है। कवि ऐसे ही सादा जीवन का प्रक्षद्र है। इसीलिए तोते के टेंटे और सारस की टर्टों टर्टों सुनकर कवि के मन में यह इच्छा जगती है कि वह इन पक्षियों के साथ ही उड़कर इन खेतों में पहुंच जाए और वहां बैठे प्रेमी युगल की सच्ची प्रेम कहानी को चुपचाप सुन ले। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा